हेलो फ्रेंड्स, मैं सरमुख सर बीजी मिश्रा विद्या संकुल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम लोग कक्षा 11 में नामा के मूल तत्व उसमें चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द, तो हम लोगों ने हमारे आगे के वीडियो में लेखा शास्त्र या तो नामा के मूल तत्व के बारे में, उसका उद्भव के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने समझा था। उसमें से आपके एग्जाम में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आ सकता है, नामा का उद्भव कौन से सन में हुआ था, हिसाबी पद्धति का उद्भव कौन से सन में हुआ था, 1494। सबको मालूम है, सन मैंने बोला है। अब दूसरा सवाल आ सकता है, हिसाबी पद्धति या तो दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव या तो नामा का उद्भव किसने किया था, उसका जन्मदाता कौन है, उसका पिता कौन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ल्यूका पेसियोली। दो सवाल हो गए आप लोगों को। और क्या आ सकता है कि वह कहाँ का रहने वाला था, इटाली का पादरी, वेनिस नगर शहर का रहने वाला था, और उसने ये नामा का मूल तत्व कौन सी भाषा में लिखा था, ये इम्पोर्टेंट है, लैटिन भाषा में। तो इतने सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे और आगे समझेंगे हम लोग इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले, मनुष्य एक बुद्धिशाली प्राणी है। मनुष्य की जीवन शैली अलग प्रकार की है। इसके लिए मनुष्य को अपनी जीवन शैली में 3 प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत होती है। सबसे पहले सामाजिक, उसके बाद धार्मिक और उसके बाद आर्थिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है। यह आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसको अन्य व्यक्तियों की जरूरत होती है। अब हर एक व्यक्ति की जो जरूरतें होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब हर एक व्यक्ति के पास कुछ कौशल्य होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती है। इसकी वजह से वह अपने कौशल्य को समाज में विनिमय करता है। क्या करता है? विनिमय। अब विनिमय की मदद से वह अपने कौशल्य दूसरे व्यक्तियों को दे सकता है। उसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति अपने कौशल्य को दूसरे व्यक्तियों को लाभ दे सकता है। उसी तरह अपनी आवश्यकता या तो अपनी जो मर्यादा है वह दूर करने के लिए वह दूसरे व्यक्तियों से क्या कर सकता है? मदद ले सकता है, या तो उनके लाभ या कौशल्य ले सकता है। तो इसी प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कैसे दूर करता है। अब आवश्यकताओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। पुराने जमाने में जब द्रव्य का उद्भव नहीं था तब वस्तु विनिमय प्रथा, कौन सी? वस्तु विनिमय प्रथा और बदला पद्धति उद्भव थी। तो हम लोग पहले यहाँ लिख सकते हैं, क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय या तो बदला पद्धति।
चलो इसके बारे में सबको मालूम है, वस्तु विनिमय या बदला पद्धति। तब पैसे का विनिमय नहीं होता था, लेकिन किसका विनिमय होता था? वस्तु का विनिमय होता था। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, किसान के पास अनाज है, उसको कपड़े की जरूरत है, और कपड़े वाले को अनाज की जरूरत है। तो यहाँ दोनों पक्षकारों के बीच में किसका विनिमय होगा? वस्तु का विनिमय होगा। किसका विनिमय होगा? वस्तु का विनिमय होगा। तो दोनों पक्षकार अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, तो उसे हम लोग कौन से नाम से जानेंगे? वस्तु विनिमय या तो बदला पद्धति। अब और एक चीज हो सकती है, उत्पाद के बदले में उत्पाद। उत्पाद का मतलब उत्पादन होता है, और उत्पाद के बदले में उत्पाद। यहां लिख देते हैं हम लोग, उत्पाद के बदले में उत्पाद। किसान अनाज का उत्पादन कर रहा है, और व्यापारी किसका उत्पादन कर रहा है? कपड़े का उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ किसका विनिमय हो रहा है? उत्पाद का विनिमय उत्पाद के बदले में हो रहा है। और एक चीज आ सकती है, वह आ सकती है यहाँ पर उत्पाद के बदले में सेवा। उत्पाद के बदले में सेवा। उत्पाद के बदले में सेवा का मतलब क्या होता है? किसान अनाज का उत्पादन कर रहा है, अब उत्पादन करते समय उसको कुछ मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो वह मजदूर वहां पर काम करने आते हैं, बदले में किसान अपना अनाज देता है उन लोगों को। तो उसे कौन से नाम से जानेंगे? उत्पाद के बदले में सेवा के नाम से। तो आप लोगों को ये तीन चीजें समझ में आ गई होगी, वस्तु विनिमय, उत्पाद के बदले में उत्पाद, और दूसरी चीज उत्पाद के बदले में सेवा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो पुराने जमाने की बात है। अब वर्तमान समय में अब उनकी बहुत सारी कुछ मर्यादाएं थी, वह मर्यादाओं को देखते हुए वर्तमान समय में द्रव्य का उद्भव हुआ है। अब उनकी मर्यादाएं क्या थी, तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले अनाज के व्यापारी को, कपड़े के व्यापारी को ढूंढने जाना पड़ेगा, और क्या हो सकता है उसका कारण? अब अनाज के व्यापारी को कम प्रमाण में कपड़ा चाहिए, और कपड़े के व्यापारी को ज्यादा प्रमाण में अनाज चाहिए। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या हो नहीं सकता है? उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती नहीं है। इसकी वजह से यह मर्यादाओं को देखते हुए वर्तमान समय में द्रव्य का उद्भव हुआ है। किसका उद्भव हुआ है? द्रव्य का। अब द्रव्य को हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो तीन नाम से जानते हैं। सबसे पहले द्रव्य, मौद्रिक मूल्य और पैसे। तो आप लोगों को मालूम हो गया। तो यह द्रव्य हम लोगों के कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। सर कौन कौन से 4 प्रकार के? सबसे पहला जो प्रकार है सिक्का, दूसरा प्रकार है कागजी चलन, तीसरा प्रकार है प्लास्टिक चलन, और चौथा प्रकार है आप लोगों को इलेक्ट्रिक चलन। सबसे पहले सबको मालूम है कि सिक्का में क्या क्या चीजें आती है। पैसे में सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। सिक्का आपको मालूम हो गया, ये क्या हमारा द्रव्य है। कागजी चलन सबको मालूम है, कागजी चलन में क्या क्या आ सकता है। एक तो 20 की नोट, 10 की नोट, 50, 100, 2000 की नोट, ये सारी किसमें आ सकती है? हमारी कागजी चलन। तीसरा मैंने क्या बताया आप लोगों को?
प्लास्टिक चलन। कौन सा चलन? प्लास्टिक चलन। तो प्लास्टिक चलन में क्या आ सकता है? तो आपको मालूम है एटीएम कार्ड आ सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा कौन सा है? हमारा प्लास्टिक चलन। और लास्ट में मैंने अभी आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉनिक चलन। आज के कंडीशन में आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक या तो ई कॉमर्स चलन का उपयोग हो रहा है। ई कॉमर्स चलन मतलब कौन सा आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को अगर लाइट बिल भरना है, आप घर बैठे भी अपना लाइट बिल भर सकते हो। कैसे? पे फोन्स, गूगल्स, पेटीएम, ये सारी कौन सी है? ऐसी संस्थाएं है जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने पैसे दूसरी संस्था को दे सकते हैं, बदले में कुछ वस्तु खरीद सकते हैं या सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के चलन आप लोगों को मैंने बताया? 4। द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एक तो सिक्का, कागजी चलन, प्लास्टिक चलन और इलेक्ट्रॉनिक चलन या तो ई कॉमर्स चलन। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब प्रवर्तमान समय में हम लोग वस्तु विनिमय के बदले में मौद्रिक विनिमय करते हैं, मतलब द्रव्य का विनिमय करते हैं। विनिमय के लिए हम लोग अभी द्रव्य का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर उत्पाद द्रव्य को खरीदता है और द्रव्य उत्पाद को खरीदता है। वापिस एक बार बता रहा हूं, द्रव्य उत्पाद द्रव्य को खरीदता है और द्रव्य उत्पाद को खरीदता है। तो यहां हम लोग लिख देते हैं उत्पाद द्रव्य को खरीदता है और द्रव्य उत्पाद को खरीदता है। सबसे पहले तो ये दोनों चीजें क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। उत्पाद द्रव्य को खरीदता है, कहने का मतलब ये है अनाज का व्यापारी या तो किसान अपना अनाज बाजार में जाके बेच देता है, बदले में क्या प्राप्त करता है? द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या होता है? पैसे खरीदता है। उत्पाद के बदले में किसकी खरीदी हो रही है? द्रव्य की खरीदी हो रही है। अब जो अनाज का व्यापारी है उसको कपड़े की जरूरत है, वो कपड़े वाले के यहाँ जाएगा और उसको क्या देगा? द्रव्य। तो द्रव्य के बदले में किसकी खरीदी की उसने? उत्पाद की खरीदी की है। तो यहाँ दो चीजें आप लोगों को मैंने समझाया, उत्पाद के बदले में द्रव्य को खरीदना और द्रव्य के बदले में किसकी खरीदी होती है? उत्पाद की खरीदी होती है। तो आप लोगों को इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब ये जो सारी व्यवस्था होती है उसे मौद्रिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? मौद्रिक व्यवस्था के नाम से। तो आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो देखना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अब हम लोग द्रव्य आया तो अब किसके बारे में बात करेंगे? हिसाबी पद्धति के बारे में। जब द्रव्य होगा तभी तो हम लोग हिसाब रखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग हिसाबी पद्धति के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।